5 दलित नेता जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5, सुशील कुमार शिंदे जी। सुशील कुमार शिंदे जी महाराष्ट्र की धरती का वो सपूत जिसने जिंदगी की हर सीढ़ी अपने दम पर चढ़ी। सोलापुर के एक गरीब दलित परिवार में जन्मे। शुरुआत हुई सोलापुर की अदालत में एक साधारण चपरासी की नौकरी से, फिर महाराष्ट्र पुलिस में उप निरीक्षक बने और उसके बाद विधि महाविद्यालय से वकालत पढ़ी। ये वो आदमी है जिसने अदालत में झाड़ू लगाने से शुरुआत करके एक दिन उसी देश की सबसे ऊंची कुर्सियों तक पहुंचने का सफर तय किया। 1971 में शरद पवार जी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और फिर शिंदे जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1978, 1980, 1985, 1990 4 बार विधानसभा जीते। 2003 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और वो भी किसी साधारण मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में इतिहास में पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास लिखा उन्होंने। 2004 का वो चुनाव याद है जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। उस वक्त कांग्रेस के भीतर एक चर्चा बहुत जोर पकड़ रही थी। सुशील कुमार शिंदे, दलित चेहरा, महाराष्ट्र का जनाधार, सोनिया जी के करीबी। लेकिन क्या हुआ? महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के आर पाटिल जैसे मराठा नेता के सामने पार्टी को एक मराठा मुख्यमंत्री चाहिए था और शिंदे जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। जरा सोचो, जो आदमी महाराष्ट्र जीत कर दे उसे ही बाहर भेज दो। 2012 में जब गृह मंत्रालय की कमान उन्हें मिली तो उन्होंने बखूबी निभाई। अजमल कसाब की फांसी, अफजल गुरु की फांसी, 2012 का दिल्ली दुष्कर्म कांड, इन सब मुश्किल घड़ियों में शिंदे जी ने मोर्चा संभाला। रोके से रुकते नहीं वो जो जीना जानते हैं, ठोकर खाकर उठना भी एक फन होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी वो हमेशा 2 कदम आगे ही रही। शिंदे जी ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा, मेरी जाति मेरी राह का रोड़ा बन गई। 5 दशक की मेहनत और आखिर में सही स्वीकारोक्ति। वो हमेशा दूसरों का विकल्प रहे और जो हमेशा दूसरों का विकल्प होता है उसका खुद का सपना कभी पूरा नहीं होता। नंबर 4, काशीराम जी। अब आते हैं उस इंसान पर जिसने पूरे हिंदुस्तान की सत्ता की परिभाषा बदल दी। काशीराम जी, मान्यवर बहुजन नायक। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले के खवासपुर गांव में जन्मे। रामदासिया चमार परिवार से थे। रोपड़ के सरकारी महाविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया और 1957 में पुणे की विस्फोटक अनुसंधान प्रयोगशाला में सहायक वैज्ञानिक की नौकरी लगी। यहीं से उनकी जिंदगी बदली। उस प्रयोगशाला में अधिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टी रद्द कर दी। काशीराम जी ने विरोध किया। नौकरी जाने का डर नहीं था, बस एक सवाल था मन में कि जिन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी उनका सम्मान भी नहीं। उन्होंने नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा, शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया। एक ही धुन, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को असली राजनीतिक ताकत देना। 1971 में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बनाया। 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। 1982 में चमचा युग नाम की किताब लिखी जिसमें उन दलित नेताओं को आड़े हाथों लिया जो बड़ी पार्टियों के तलवे चाटकर आगे बढ़ते थे। किताब पढ़कर लोग हिल गए। और फिर आया 14 अप्रैल 1984, अंबेडकर जयंती का वो ऐतिहासिक दिन जब बहुजन समाज पार्टी की नींव पड़ी। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। पूरे उत्तर भारत में गूंजने लगा। और दूसरा नारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 1991 में इटावा से, 1996 में होशियारपुर से लोकसभा जीते। 1993 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। मुलायम सिंह यादव जी और काशीराम जी की वो जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया। पूरे देश ने देखा और दांतों तले उंगलियां दबा ली। चिराग वही चलता है जो झुकता नहीं आंधी में, और इंसान वही बनता है जो टूटता नहीं तकलीफ में। लेकिन 1995 में आया अतिथि गृह कांड। मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला, सरकार बनी और समाजवादी पार्टी से नाता टूट गया। काशीराम जी का सपना था 2001 तक किसी बहुजन को प्रधानमंत्री बनाना। खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन 2003 में उन्हें लकवा मार गया। 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को राजनीतिक चेतना दी, उसका खुद का राज कभी नहीं आया। उन्होंने जो पेड़ लगाया उसकी छाव में दूसरे बैठे। उन्होंने जो जमीन तैयार की उस पर दूसरों ने फसल काटी। नंबर 3, रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी बिहार का वो शेर जिसे पूरा देश मौसम वैज्ञानिक कहता था।
5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में जन्मे। दुसाध दलित परिवार से थे। खगड़िया के कोसी महाविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय से परास्नातक की विधि की उपाधि हासिल की। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। उपाधीक्षक पुलिस के लिए चुने गए लेकिन नौकरी नहीं की। राजनीति को चुना। 1969 में पहली बार बिहार विधानसभा में संयुक्त समाजवादी दल से जीते। 1977 में आपातकाल के बाद के उस ऐतिहासिक चुनाव में हाजीपुर से लोकसभा जीते और वो भी कितने वोटों के अंतर से? 4 लाख वोटों के अंतर से। उस वक्त का सबसे बड़ा जीत का फासला। 1989 में बीपी सिंह जी की सरकार में श्रम मंत्री बने। 2000 में अपनी पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी। अब जरा देखो इनका राजनीतिक सफर। बीपी सिंह जी के साथ, देवेगौड़ा जी के साथ, अटल जी के साथ, मनमोहन जी के साथ, मोदी जी के साथ, केंद्र की हर सरकार में रहे। श्रम, रेल, संचार, कोयला, इस्पात, रसायन, खाद्य, कौन सा मंत्रालय नहीं संभाला इन्होंने। 9 बार लोकसभा सदस्य, 2 बार राज्यसभा सदस्य। हर नाव का मल्लाह हो गया पर अपनी नाव का किनारा न मिला। 2019 का वो चुनाव याद है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में 6 में से 6 सीटें जीती। पासवान जी का कद उस वक्त भी बुलंद था, लेकिन उसी वर्ष सितंबर 2020 में तबीयत बिगड़ने लगी, हृदय शल्यक्रिया हुई और 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान जी इस दुनिया से चले गए। 2021 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। जो हमेशा दूसरों की सरकार बचाता है, दूसरों को प्रधानमंत्री बनाता है, उसे प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? पासवान जी इतने लचीले थे कि हर दल को उनकी जरूरत थी, लेकिन गठबंधन साझेदार के रूप में, प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नहीं। नंबर 2 मायावती जी, और अब उस नाम पर आते हैं जो आज भी दिल्ली की गद्दी का सपना देखती हैं। बहन जी मायावती जी, कुमारी मायावती 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में जन्मी। पिता प्रभुदयाल वाल्मीकि सरकारी कर्मचारी थे। पढ़ाई में होशियार थीं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थीं। शिक्षा शास्त्र और विधि की पढ़ाई की और एक दिन अचानक काशीराम जी से मुलाकात हुई। काशीराम जी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद अफसर बनना नहीं है। उस एक मुलाकात ने पूरी जिंदगी बदल दी। 1995 इतिहास लिखा गया। उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। उस जमाने में जब महिलाओं का मुख्यमंत्री बनना तो दूर, राजनीति में आना भी आसान नहीं था। 4 बार मुख्यमंत्री बनी। 1995, 1997, 2002 से 2003 और फिर 2007 से 2012 तक। 2007 का वो चुनाव जो राजनीति विज्ञान की किताबों का सुनहरा अध्याय है। राजनीति मायावती जी ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। सामाजिक अभियांत्रिकी का फॉर्मूला लाई। ब्राह्मण, दलित और मुसलमान एक साथ। नारा लगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। बहुजन समाज पार्टी ने 206 सीटें जीती, 403 में से अकेले बहुमत। उस वक्त पूरे देश में एक ही चर्चा थी, मायावती जी की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। परिंदे को मंजिल का पता तो था, पर बादल घना हो गया उड़ते उड़ते। लेकिन 2009 आया, लोकसभा में यह फॉर्मूला बेकार साबित हुआ। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को 206 से सीधे 80 पर ला दिया। 2014 में और भी बड़ा झटका। बसपा ने 27% मत, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। भारतीय चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा विरोधाभास। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, 10 सीटें आईं, लेकिन 2024 में फिर शून्य। मायावती जी की सबसे बड़ी कमजोरी, उत्तर प्रदेश से बाहर बसपा का कोई मजबूत आधार नहीं बना। दलित मत पूरे देश में बिखरे हैं, महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु में, लेकिन उनका संगठन उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। और जिस दिन उत्तर प्रदेश हाथ से गया, प्रधानमंत्री का सपना भी गया। आज 69 साल की उम्र में भी वो मैदान में हैं। शायद वो सपना अभी टूटा नहीं है। नंबर 1 बाबू जगजीवन राम जी, और अब वो नाम जो इस पूरी सूची का सबसे बड़ा दर्द है। बाबू जगजीवन राम जी, बाबूजी 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में जन्मे। पिता सोभी राम ब्रिटिश सेना में थे, बाद में खेती करने लगे। कम उम्र में ही पिता का साया उठ गया। माँ बसंती देवी ने पाला पोसा। आरा नगर विद्यालय में पढ़ते वक्त देखा, दलित बच्चों के लिए अलग बर्तन रखा जाता था पानी पीने के लिए। उस बच्चे ने फैसला कर लिया, इस व्यवस्था को बदलना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, वहाँ भी भेदभाव। एक दलित नाई आता था बाल काटने अलग से, बाकियों से दूर बैठकर।
यह देखकर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1931 में विज्ञान में स्नातक किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे इतने प्रभावित थे कि 1928 में जब 20 साल के जगजीवन राम ने कलकत्ता के वेलिंगटन चौक पर 50,000 मजदूरों की रैली आयोजित की, नेताजी वहां पहुंचे। 1935 में अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की। 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और 1946 में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री बने। उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 38 साल। संविधान सभा के सदस्य रहे, संविधान बनाने में भाग लिया, सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय हमारे संविधान की बुनियाद बने। अब जरा देखो उनका कद। हरित क्रांति, भूखे भारत को अनाज दिया। खाद्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया वो आज भी याद किया जाता है। 1971 की जंग, वो रक्षा मंत्री थे। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश आज़ाद हुआ। थल सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच जो सेतु था वो जगजीवन राम जी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 35 साल, भारतीय इतिहास का सबसे लंबा अटूट कार्यकाल। और 1966 वो क्षण जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया। लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दौड़ शुरू हुई। 3 नाम, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई। उस वक्त कामराज जी ने कोशिश की कि जगजीवन राम जी पर सहमति बने, लेकिन अतुल्य घोष और S.K. पाटिल जैसे नेताओं ने साथ नहीं दिया और बाबूजी ने खुद पीछे हट गए, क्योंकि अगर वो नहीं हटते तो मोरारजी देसाई जीत सकते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को समर्थन दिया। पहला अवसर खुद छोड़ा। जो दूसरों के लिए जिए वही असली इंसान है, पर सत्ता की राजनीति में ऐसे का नुकसान है। फिर आया 1977 और ये वो क्षण था जो हिंदुस्तान का इतिहास बदल सकता था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। जगजीवन राम जी ने कांग्रेस छोड़ी, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस बनाई, जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, आपातकाल के खिलाफ डटकर लड़ी। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की भारी हार हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी और सबको पता था प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी बनेंगे। उनके पास सब कुछ था, 40 साल का अनुभव, दलित और पिछड़े वर्गों का समर्थन, 1971 की जंग की विजय, इंदिरा गांधी को हराने में सबसे बड़ा योगदान। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदया साथियों ने रात भर काम किया और मोरारजी देसाई जी के पक्ष में सहमति बना ली। पर्दे के पीछे क्या हुआ? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी दोनों जगजीवन राम जी के नीचे काम करने को तैयार नहीं थे। एक दलित के नेतृत्व को स्वीकार करना उनकी सोच से परे था। और बाबूजी, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, उप प्रधानमंत्री बनकर रह गए। सोचो जरा, उप प्रधानमंत्री, इतने बड़े आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय। उनकी पुत्री मीरा कुमार जी बाद में लोकसभा की अध्यक्ष बनी, देश की पहली महिला अध्यक्ष। वो सम्मान बेटी को मिला जो बाप को नहीं मिला, और ये भी कम दर्दनाक नहीं है। 6 जुलाई 1986 को बाबूजी दुनिया से चले गए। अंत तक सासाराम से सांसद रहे। लगातार 1952 से 1986 तक 34 साल बिना हारे, यह भी एक विश्व कीर्तिमान है। 35 साल मंत्रिमंडल में एक भी चुनाव नहीं हारे, पाकिस्तान को हराया, देश को अनाज दिया, संविधान बनाया, और फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बने, केवल इसलिए क्योंकि वो दलित